खाना भी गुनाह है, उस सभा में जाना भी गुनाह। हमने तो उनसे सीखा, उनके शिष्य रहे हम, और मैंने देखा आजकल अतीत अशिष्टता हो गई है। आदमी पराकाष्ठा पे आ गया, कितनी भी महत्वपूर्ण बात हो किसी को मतलब नहीं है, अपने में लगे रहते हैं। तो मेरा निवेदन है, जो भी भाई हैं थोड़ा सा 2 मिनट बैठ के सुन लें। ये हमारे पूरे देश से लोग आए, नरेश टिकैत जी से चल के आए इसलिए कि आपसे मिलेंगे, रूबरू होंगे, 2 बात करेंगे। मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया लड़ाई क्या, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लड़ाई किन की वजह से है, उसके कारण क्या है, बीमारी की जड़ क्या है। जब तक जड़ को नहीं काटा जाएगा तब तक ये बीमारी हमारे समाज से जाएगी नहीं। ये आए क्यों सत्ता में? ये सरकार इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया तमाम देश बिक रहा। 85 लाख करोड़ रुपए व्यापारी लेके भाग गए। 85 लाख करोड़ एनपीए में डाल दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, वो वसूल नहीं हो रहा। इसी साल 62,500 करोड़ रुपया व्यापारियों का माफ किया इसी साल। चंद लोगों का, अगर कोई किसान 10-20 हजार का 1 लाख का लोन लेता, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता, उसकी जमीन की कुर्की की जाती है, और पूरे दोनों हाथों से व्यापारियों को पैसा दिया जा रहा। इस देश में ये पार्टी जब सत्ता में आई, देश में 27 बैंक थे, 23 बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में कर दिया। केवल मात्र देश में 4 बैंक बचे। कोई भी देश अगर तरक्की करता है तो बैंकिंग बढ़ती है, घटती नहीं है। ये साधारण सी बात हमको नहीं समझ में आ रही है कि देश की बैंकिंग खत्म हो रही है, यानी कि देश का पैसा, देश का धंधा, देश का व्यापार, देश की नौकरियां खत्म हो रही हैं। 4 बैंकों में से 3 बैंकों को बोली लगाने के लिए लिस्ट में डाल दिया, 1 बैंक बचेगा इस देश में। ये देश की पोजीशन है। मेरे से पूर्व में कह रहे थे रेल बिक रही है, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, हर जगह निकाल दिया। मेरे पास किसी भाई को चाहिए, मध्य प्रदेश में 65 मंडियों को बेचने के टेंडर निकाल दिए। ये कह रहे हैं कि मंडियों में जो फालतू जमीन है उसको लीज पे दिया जाएगा व्यापारियों को। 99 साल की लीज पे देना और बेचना एक ही बात। गुजरात का नतीजा आ गया। गुजरात में 22 मंडी बंद हो गई, 45 मंडियों में तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। मध्य प्रदेश में 65 मंडी बंद हो गई हैं, हरियाणा में 20 मंडियों में तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। जो हम नवंबर में आए थे तो सवाल हमने उठाए थे, उसके नतीजे आ गए। नतीजे आ गए, लेकिन निर्लज्जों की सरकार है, बेशर्मों की सरकार है, और उनको ये पता है कि हिंदुस्तान के आदमी की याददाश्त बहुत कमजोर है। इनके ऊपर से गाड़ी उतार जो, 6 महीने के बाद ये भूल जाते हैं कि किसने गाड़ी उतारी थी, और उसी बात का फायदा उठा के ये निरंतर हमारा शोषण कर रहे हैं। क्यों आए ये दिन और कैसे आए ये दिन, क्या षड्यंत्र था और किस तरह से आपको फंसाया गया, मैं 2 मिनट आपके लूंगा। केवल 3 कानून की बात, 3 कानून वापस कराने बिल्कुल ठीक बात। एमएसपी की गारंटी चाहिए, वो भी ठीक बात। लेकिन एमएसपी और 3 कानून के साथ साथ इस सरकार को खड्डे में घेर के दफन करने की भी गारंटी आपसे चाहिए। ये भी मैं आपसे आश्वासन देना चाहता हूँ। क्यों आई ये सरकार, कौन लेके आया इस सरकार को, कौन है वो जिम्मेदार लोग जिन्होंने इस सरकार को बनाया, कैसे वो षड्यंत्र चला। ये वही हरियाणा
जो जनसंघ के नाम से करंट लगता था कि व्यापारी की पार्टी नहीं, गरीब किसान का जनसंघ से कोई लेना देना नहीं है, उसी जनसंघ ने बीजेपी का चोगा पहन के राम का ठेका उठा के आपके बीच में पड़ गए और राम आपकी कमजोरी थी, उसके नाम से ये आपकी वोट की ठगी करके आज आपको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हमारे बच्चों को इन्होंने एक धर्म का अफीम खिलाई, हमारे बच्चों को अमली बनाया। मैंने देखा पिछले चुनाव में बच्चे माँ बाप के काबू में नहीं थे, बच्चे माँ बाप के काबू में नहीं थे कि अब की बार मोदी सरकार, देख लिया होगा आपको क्या रह गया, बेचने से रह क्या गया, क्या ऐसा था जो बेका नहीं। इन्होंने राम का ठेका उठाया, इन्होंने राम इनके बाप का है। जो बीजेपी का विरोध करता है बोला ये हिंदू नहीं है। हमको हिंदू बनने के लिए बीजेपी के दफ्तर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये पोजीशन इस देश की आ गई है। डूबेगा देश, बचेगा कैसे। मेरा गांव दिल्ली में, मेरे गांव में ये तमाम, मैं ये महिलाओं से हाथ जोड़ता हूं, ये बहनें थोड़ी देर बैठ जाएं। आपने मीटिंगों में आना तो सीख लिया, बैठना अभी सीखने की और आवश्यकता। थोड़ी देर बैठ जाएं आप। मेरे गांव से रास्ता निकलता हिंदुस्तान के तमाम ढोंगियों का अड्डा दिल्ली में, तमाम ढोंगियों का अड्डा, और दिल्ली में मेहरौली से ऊपर है। ये आपका डेरे वाला हो, आशाराम हो, तीसरा हो, चौथा हो, सबके डेरे वहां। गांव में से गाड़ियां निकलती हैं, कई दफे निकलवा के पूछा कहां से आए हो, बोला जींद से आए, हिसार से आए। मेरे गांव का कोई आदमी, कोई महिला नहीं जाती है किसी डेरे में वहां। आपके जींद के लोग इन डेरों में वहां तक जाते हैं, आपकी महिलाएं वहां तक जाती हैं, और उसी बात का फायदा उठा के ये हमारे घर घर में घुसे। ये हरियाणा जिसकी कल्चर थी, जो हरियाणा कर्म में विश्वास करता था, जो हरियाणा ढोंग से बहुत दूर रहता था, जिसमें पोप और पाखंड नाम की चीज नहीं थी, सबसे ज्यादा ठग, लुटेरे, तेरे सबसे ज्यादा इस हरियाणा और हरियाणा में इस जींद और हिसार में आए। क्यों आए? कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही, हमने संभाला नहीं अपने बच्चों को, हमने अपने परिवार को नहीं संभाला। अगर इसको नहीं संभालोगे तो ये बीजेपी 200 साल भी राज करेगी, रुकेगी नहीं। इस ढोंग और इस पाखंड का इलाज करना पड़ेगा। ये राम के भगत, राम भी दो हैं, दो राम हैं। एक राम है वाल्मीकि का, एक रामायण वाल्मीकि ने लिखी जो राम के समकालीन थे, जो उस समय पैदा हुए थे। पूरी रामायण में उसने भगवान राम का जिक्र नहीं किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लिखा, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लिखा। और एक व्यक्ति 450 साल पहले पैदा हुआ, तुलसीदास, रामचंद्र के 4500 साल के बाद एक आदमी पैदा हुआ, उसने मर्यादा पुरुषोत्तम से उसको भगवान बना दिया। अब आपको फैसला करना है कि आपका जो राम है वो वाल्मीकि का राम है या तुलसीदास का राम है। हमको ये राम की बात बताते हैं। मैंने बचपन से देखा, मैंने देखा किसी, आप बैठे हैं यहाँ पे, आप बता दें अपने बाप या दादा को किसी ने मंदिर में जाते देखा? बताएं आप अगर किसी ने देखा हो तो। मंदिर कौन थे? लेकिन राम का नाम लेते हुए देखा होगा हजारों दफे। सुबह उठे राम राम भाई, बैल खोले ले राम का नाम, हड़ में छोड़े ले राम का नाम, क्या का काम शुरू हुआ बोला राम का नाम लेके शुरू करो। दिन में 100 दफे हम राम का नाम लेते थे। आज हम बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो हिंदू बनेंगे। ये बीमारी, इस बीमारी का इलाज करो। इसी हरियाणा से 20 लाख नौजवान, मैं बधाई देता हूँ नौजवानों को। इस साल नौजवानों ने
जवाब दिया। कावड़ तो बच्चे लेके आए, लेकिन कावड़ लेके गांव से बॉर्डरों पे जाके उन्होंने पानी और मिट्टी को चढ़ाया। बधाई के पात्र हैं हरियाणा के नौजवान, उनको अकल आई। हमारे नौजवानों को 20 साल तक इन्होंने हरिद्वार और हरियाणा के बीच में धक्के खाने के लिए छोड़ दिया कि जो 2 दफे हरिद्वार जाके पैदल धक्के खा के आएगा वो तुम्हारा पक्का बॉर्डर बनेगा। वो एक षड्यंत्र था। वो कावड़ हमारा पुराना रिवाज नहीं है। हमारे समाज में कोई कावड़ लेके नहीं आता था, कोई किसान कावड़ लेने नहीं जाता था। एक षड्यंत्र के तहत हमको लगाया गया उस कावड़ पे। बच्चों को अकल आई, समझ आई। जब तक ये आंदोलन है, अपने बच्चों को बताओ, ये आंदोलन 2 साल चले, 4 साल चले, जब तक ये आंदोलन है तब तक कावड़ बॉर्डर पे चढ़ेगी। और जिस दिन ये आंदोलन खत्म हो जाएगा उस दिन कावड़, जो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है, चौधरी छोटू राम जी का जो स्थल है सांपला गढ़ी में, वहां कावड़ चढ़ाए। अगर किसी को कावड़ लानी है, कोई हरिद्वार और कोई शिव मंदिर में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। अपने राम को छाती में लेके चलोगे तो ये बीजेपी जैसे ठगों से बचोगे ना, ये ठगी खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई तो हम जीतेंगे। ये 3 कानून तो वापिस होंगे, ये बचे पड़े रहे, वापिस करेंगे। MSP की गारंटी भी ये देंगे, लेकिन यहाँ बात खत्म होने वाली नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपको इनसे अगर बचना है तो अपने बच्चों को इस ढोंग, इस पोप और इस पाखंड से बचाना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने जो राह दिखाई थी उस पे चल के ही हम इनसे बच सकते हैं। ना ये जाएंगे तो कोई और ठग आ जाएगा, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। ठगी से बचने के लिए हमको अपने बच्चों को, अपने घर को संभालना पड़ेगा, ना तो सुधार होने वाला नहीं है। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय किसान।